हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी ले सकता है। तो किस तरह से लेता है वो देखते हैं हम। कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। स्टूडेंट्स, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको डिफाइन करते समय उसमें हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास में कंस्ट्रक्टर है पॉइंट और इसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, इंटीजर डाटा टाइप में एक। हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। कंस्ट्रक्टर का नाम है पॉइंट और इसमें 2 पैरामीटर्स है, इंटीजर डाटा टाइप में ए और इंटीजर डाटा टाइप में बी। और बी के अंदर हमने एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में क्या दिया है, 7। ठीक है, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू क्या दे दिया मैंने, b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो b है b इक्वल टू 7 है, तो b को डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। तो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट दिया जाता है। कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं और डिफॉल्ट आर्गुमेंट राइट टू लेफ्ट दिया जाता है। पहले राइट वाले पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया जाता है, उसके बाद में लेफ्ट वाले पैरामीटर को आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लेफ्ट वाले को आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया और राइट वाले को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है वो राइट टू लेफ्ट दिया जाता है। पहले राइट वाले पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया जाता है और फिर उसके बाद में हम लेफ्ट वाले को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं या उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्टर can be defined with default argument, कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। द डिफॉल्ट आर्गुमेंट the default arguments are given from right to left, तो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो राइट टू लेफ्ट दिए जाते हैं। पहले राइट वाले पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, उसके बाद में लेफ्ट वाले पैरामीटर को हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स, the actual parameters override the default arguments। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक स्टेटमेंट लिया यहां पर पॉइंट P1, ठीक है, और इसमें हमने एक आर्गुमेंट दे दिया यहां पर 5। तो जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो यहां पर ए को कोई भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और बी को हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो 5 है वो किस में कॉपी होगी, x के अंदर कॉपी हो जाएगी, और b की वैल्यू जो 7 है बाय डिफॉल्ट वो किस में कॉपी होगी, y के अंदर कॉपी हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट P2 और हमने इसमें 2 आर्गुमेंट्स दे दिए 5 और 10। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर वो फर्स्ट वाले आर्गुमेंट में कॉपी हो जाएगा, फर्स्ट वाले पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5। इसके बाद में यहाँ पर हमें एक्चुअल पैरामीटर के रूप में 10 दे रखा है,
और यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में 7 दे रखा है, तो ये जो एक्चुअल पैरामीटर ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ v की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कब काम करता है, जब यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर नहीं दिया जाए तो ही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ये लेगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर दिया जाता है तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक की वैल्यू तो होगी 5, क्योंकि एक को हमने यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ भी नहीं दे रखा, और यहाँ पर ये 10 दे रखा है एक्चुअल पैरामीटर के रूप में, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 7 नहीं होगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और ये 10 किस में कॉपी हो जाएगा, y के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो उसको हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट दिए जाते हैं। यदि हम एक्चुअल पैरामीटर का यूज करते हैं तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो अब हम इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h। एक क्लास बनाते हैं हम पॉइंट, और इसमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर डाटा टाइप में x और इंटीजर डाटा टाइप में y। इसके बाद में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे पब्लिक सेक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्टर का नेम होगा पॉइंट, इसमें 2 पैरामीटर्स ले लेते हैं, इंटीजर में a और इंटीजर में हमने यहाँ पर b ले लिया, और b को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या दे दिया, 7। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू a को x में स्टोर करा दिया, और y इक्वल टू b को किस में स्टोर करा दिया, y के अंदर। इसके बाद में एक x और y की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन लेंगे, शो फंक्शन। तो void शो cout x इक्वल टू x cout y इक्वल टू y, और ये यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लास को क्लोज कर दिया। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैन फंक्शन बनाते हैं, void मैन, और पॉइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया मैंने p1, और यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया 5। ठीक है, यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट के रूप में केवल एक सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया है 5, और यहाँ पर हमारे पास में जो कंस्ट्रक्टर है वो 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं, केवल एक सिंगल आर्ग्यूमेंट। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये a है इसको कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, इस कारण ये जो स्टेटमेंट है ये इसको कॉल करेगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि a को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और वहां हमने a की वैल्यू पास की है, इसलिए b की वैल्यू क्या होगी, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में दी है 7, वो ही किसमें स्टोर हो जाएगा, b के अंदर। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 5 है, और ये किसमें स्टोर हो जाएगा, x के अंदर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और b की वैल्यू 7 है, और ये किसमें स्टोर हुआ, y के अंदर। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, p1 ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, शो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो p1 डॉट शो करेंगे, तो इसका आउटपुट बना लेते हैं यहाँ पर नीचे। p1 डॉट शो किया तो हम शो फंक्शन के पास में आएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, p1 ऑब्जेक्ट के लिए। तो p1 ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 है, तो x इक्वल टू x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5। तो x इक्वल टू और x की वैल्यू होगी 5। इसी तरह y इक्वल टू y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 7। तो y इक्वल टू 7। इसके बाद में p2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम p2 ऑब्जेक्ट को के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो पॉइंट p2 ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, और हमने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट दे दिए, 5 और 10। तो हम कहा आएंगे, p2 ऑब्जेक्ट के लिए
हम कंस्ट्रक्टर के पास में आते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट वाले पैरामीटर में कॉपी होगा, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो सेकंड वाले पैरामीटर में कॉपी होगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब हमने यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर के रूप में 10 दिया है और यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या है 7। तो जो एक्चुअल पैरामीटर है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। इस कारण ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी x में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, और b की वैल्यू जो है एक्चुअल पैरामीटर के रूप में 10 वो किस में स्टोर हो जाएगा, y के अंदर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब p2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो p2 डॉट शो। तो p2 ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो x इक्वल टू 5, तो प्रिंट होगा x इक्वल टू 5, और y इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद में गेट ch और प्रोग्राम यहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, और जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट दिए जाते हैं। पहले राइट वाले पैरामीटर को हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट देंगे, उसके बाद में हम लेफ्ट वाले पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट को क्या कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कब यूज होता है, जब एक्चुअल पैरामीटर नहीं हो, उस सिचुएशन में हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हम पैरामीटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब एक्चुअल पैरामीटर देते हैं तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।